चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का आप लोग डेफिनेशन देख रहे हो, तो डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। क्या? इट इज अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन राइट बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यार ये शायद ह्यूमैनिटीज वालों के लिए थोड़ा अलग हो जाए टॉपिक। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनके लिए ये सारी चीजें फैमिलियर है, मतलब ये सारी चीजें उन लोगों को डेबिट क्रेडिट फलाना ढिमकाना सारी चीजें पता है, राइट। ह्यूमैनिटीज वालों को थोड़ा दिक्कत जा सकता है, तो मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि आप लोगों को ना डेबिट पता है ना क्रेडिट पता है ह्यूमैनिटीज को, जो कि नहीं पता वाकई में, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में समझते कि भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब बोला क्या? इट इज अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है जस्ट लाइक बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मतलब आप लोगों ने जैसे पासबुक देखा होगा, पासबुक क्या है? एक स्टेटमेंट है जिसमें आप लोगों को पता चलता है कितना पैसा आया कितना गया। अब वो डेबिट क्रेडिट से हमको लेना देना नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम लोग अकाउंटेंसी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो बैंक अकाउंट क्या आपका? पासबुक आपका एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो बैंक अकाउंट में क्या दिखाया जाता है? सारा रिकॉर्ड दिखाया जाता है सिस्टमैटिक तरीके से, भैया कितना पैसा आया कितना पैसा गया कितना पैसा बचा है, पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर है। अब यहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट ही है जस्ट लाइक पासबुक, बट जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सारे के सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब क्या, राइट। नेक्स्ट है बिटवीन द रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं इंडियन रेसिडेंट और फॉरेनर के बीच के, इंडियन रेसिडेंट और फॉरेनर के बीच में। और यार ये तो बहुत भारी पड़ रहा है कि भैया सबसे पहले तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं पता, बराबर। दूसरा रेसिडेंट और फॉरेनर तो समझता है, अब रेसिडेंट मतलब क्या? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हम लोग समझते कि भैया रेसिडेंट और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, राइट। जैसा रेसिडेंट आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने एनआरआई को सुना होगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन, बराबर। एनआरआई मतलब क्या? ऐसा पर्सन जो इंडिया का है पर इंडिया के बाहर रह रहा है। तो रेसिडेंट मतलब क्या? ऐसा पर्सन जो इंडिया में रह रहा है, बिल्कुल ठीक है। देखो, अ पर्सन हु बोर्न इन इंडिया, जिसका जन्म इंडिया में हुआ है, और हु कम वर्क इन इंडिया एंड स्टे सम स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब ये मैंने थोड़ा सा टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को डेफिनेशन बनाई है मैंने कि भैया रेसिडेंट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि भैया जो पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ वो तो इंडिया का रेसिडेंट है ही है, बराबर है। और जो पर्सन एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंडिया में रह रहा है, फॉरेनर आके इंडिया में रह रहा है, काम कर रहा है, तो उसको भी रेसिडेंट कहा जाता है। बट वो कितने टाइम के लिए, वो हमारे काम की चीज नहीं है, राइट। तो इतना समझना कि भैया जो पर्सन इंडिया में काम कर रहा है, जो इंडिया में बॉर्न हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? रेसिडेंट, राइट। अब रेसिडेंट में भी इंडिविजुअल फर्म, गवर्नमेंट एजेंसी, कोई भी हो सकता है। अब रेसिडेंट मतलब ऐसा नहीं कि भैया इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल पर्सन हूं, इंडिविजुअल मतलब एक आम इंसान ही रेसिडेंट कहलाएगा, ऐसा नहीं। कभी कभी फर्म को भी रेसिडेंट कहा जाता है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल। जस्ट लाइक मुझे बात बताओ, एसबीआई कहाँ की कंपनी है? इंडिया की। और एसबीआई अगर फॉरेन में है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंडियन कंपनी है, बराबर है ना। मतलब क्या आ गया? वो रेसिडेंट कंपनी, राइट। जैसा टाटा ग्रुप इंडिया में भी, टाटा ग्रुप बाहर भी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अरे ये तो इंडिया की कंपनी है, राइट। तो वो क्या हो गया? इंडियन रेसिडेंट कंपनी, बराबर है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिडेंट, सिंपल, राइट। तो रेसिडेंट कंपनी भी हो सकता है और इंडिविजुअल पर्सन भी। तो रेसिडेंट आया आपको समझाओ। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन समझते। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन समझता है लेन देन, लेना और देना, बराबर है। कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब एग्जैक्टली क्या, तो वो समझते हैं। देखो, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है: विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल। विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल। अब विजिबल आइटम मतलब क्या? इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स। अब यार गुड्स मतलब क्या? अब क्योंकि कॉमर्स वालों को होता है, ह्यूमैनिटी वालों, गुड्स मीन्स व्हाट? गुड्स में सामान, सिंपल सी चीज कि भैया एक पर्सन अगर कोई सामान परचेस करके बेच रहा है, मतलब उसका वो बेचने का बिजनेस है, तो वो सामान उसके लिए कहलाएगा गुड्स। फॉर एग्जांपल, मैं एक स्टेशनरी शॉपकीपर हूँ, बराबर है। तो मैं ये मार्कर परचेस कर रहा हूँ, मैं यूज तो नहीं करूंगा स्टेशनरी वाला, तो मैं क्या करूंगा? बेचने के लिए परचेस किया। तो जो भी सामान मैंने परचेस किया फॉर द पर्पज ऑफ सेल, तो उसको मैं कहलाऊंगा मैंने गुड्स परचेस किए, राइट।
किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? स्टेशनरी शॉपकीपर। आप लोगों ने अगर मार्कर परचेस किया तो आप क्या बोलेंगे? मैंने मार्कर परचेस किया, बराबर है। देखो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग। स्टेशनरी वाले ने जो सामान परचेस किया वो किसके लिए? बेचने के लिए, तो उसने जो सामान परचेस किया उसको वो कहलाएगा गुड्स। और आपने अगर सामान परचेस किया तो आप उसको क्या बोलेंगे? एसेट्स। सिंपल, एसेट्स या मार्कर पेन जो भी है, बराबर है। तो विजिबल आइटम मतलब क्या? विजिबल, जिसको देख सकते हैं, फिजिकल आइटम जिसको टच कर सकते हैं, राइट। तो उसमें आएगा गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स का कर रहे हैं, सामान का, उसको हम लोग क्या कहलाएंगे? गुड्स, बराबर है। और उसी को हम लोग बोलते हैं विजिबल आइटम। मतलब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में एक आ गया फिजिकल आइटम जिसको टच कर सकते हैं, फिर आ गया इनविजिबल। अब उसका उल्टा, भैया जिसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लाइक सर्विस। आप मैं जो सर्विस दे रहा हूं आपको, टीचिंग सर्विस, वो आप लोग सिर्फ महसूस कर सकते हो, उसको छू सकते हो क्या? हाँ ये देखो ये टीचिंग सर्विस है, ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं। पर आप कोई सामान है जैसे मार्कर, इसको टच कर सकते हो, हाँ। वॉच है, इसको टच कर सकते हो, व्हाइट बोर्ड है, टच कर सकते हो, मतलब वो क्या हो गया? विजिबल आइटम। और जो आइटम को आप सिर्फ फील कर सकते हो, मैं जो सर्विस दे रहा हूं, मैं जो सर्विस आपको दे रहा हूं, तो आप लोग सिर्फ फील कर सकते हो, उसको टच नहीं कर सकते, तो उसको कहा जाता है इनविजिबल। इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक शॉप, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोई भी सर्विसेज, राइट। नेक्स्ट है यूनिलैटरल ट्रांसफर। अब इसको बोला इट इज अ वन वे ट्रांसफर। वन वे समझता है कि भैया एक साइड जाने का, सिर्फ जैसे हम लोगों का रहता है टू वे, जाना और आना एक ही रोड पे रहता है। वन वे मतलब क्या? या तो उधर से जाना रहेगा या उधर से आने का रहेगा। अब वन वे ट्रांसफर मतलब क्या? देखिए, विच इंक्लूड गिफ्ट, पर्सन और रेमिटेंस। मतलब क्या कि सिंपल सी चीज है, आप लोगों के यहाँ पे जब फंक्शंस होता है या आप लोगों को जब बर्थडे में गिफ्ट दिया जाता है तो उसके रिटर्न में आप कुछ देते हो क्या? नहीं। मतलब आप लोगों के बर्थडे के लिए आपके फ्रेंड्स आए, फैमिली आए, तो उन्हें आपको गिफ्ट दिया, तो उसके बदले में आप उनको पैसे दोगे क्या? नहीं। पैसे देगा तो वो हो गया ट्रांसफर या ट्रांजेक्शन उसको बोलेंगे। बट जब एक तरफा अगर सामान आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल ट्रांसफर। मतलब सामान सिर्फ वन वे आ रहा है, बराबर है, जाने का कुछ नहीं। जैसे आप डोनेशन दे दिया हम लोगों ने, सिंपल, कहीं पर डोनेशन दे दिया तो उधर से कुछ मिलेगा क्या? बोलेगा रिसिप्ट। अरे वो रिसिप्ट तो सिंपल रिसिप्ट है, उसके बदले में कुछ मिल रहा है क्या? हम लोग सामान लेने गए, पैसा दिया तो सामान आया एक्सचेंज में, डोनेशन दिया कुछ मिला, गिफ्ट दिया कुछ मिला नहीं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर या यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड में एसिड्स। अब यार एसिड्स और गुड्स में क्या फर्क है? ये कॉमर्स वालों को अच्छे से पता है, सिंपल। मैंने अब भी एग्जांपल बताया एसिड्स और गुड्स के बारे में। एक शॉपकीपर अगर सामान परचेस कर रहा है बेचने के लिए तो उसको कहलाएगा गुड्स, बराबर है। पर अगर किसी ने सामान परचेस किया यूज करने के लिए तो उसको कहलाएगा एसिड्स। सिंपल शब्दों में बताया, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। जैसे शॉपकीपर ने मार्कर परचेस किया बेचने के लिए तो वो कहलाएगा मैंने गुड्स परचेस किए। बट शॉपकीपर ने पकड़ लो कि कूलर परचेस किया या फैन परचेस किया, वो बेचेगा क्या उसको? नहीं। तो अगर वो उसको यूज कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा उसके लिए? गुड्स। मतलब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन 4 तरीके के, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और लास्ट कैपिटल, राइट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें सारे के सारे ट्रांजैक्शन रहते हैं, कितना सामान आया, कितना सामान गया, कितनी सर्विसेज आई, कितनी सर्विसेज गई, कितने गिफ्ट्स आए, कितने गिफ्ट्स गए, और लेस कितना एसेट्स आया, कितना एसेट्स गया, इंडिया के, इंडियन पर्सन और फॉरेनर के बीच का ट्रांजैक्शन शो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर से एक बार, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या? एक ऐसा अकाउंट जिसमें बताया जाता है कि हम लोगों ने फॉरेन से कितना सामान, सर्विसेज लिया और कितना सामान और सर्विसेज दिया, उसका लेखा जोखा, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिंपल। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझा। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके से? देखिए, अब स्टेटमेंट तो बोला, तो स्टेटमेंट बोला, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, जैसे मैंने बोला पासबुक में डेबिट और क्रेडिट होता है। आप लोग कभी ओपन करके देखना, एक साइड क्रेडिट, मैंने 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को समझा, एक साइड क्रेडिट रहता है फिर डेबिट रहता है। तो क्रेडिट और डेबिट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता वो उसमें हम लोगों ने समझा। अब इसमें क्या होता है ये देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट पकड़ो कि एक तरीके का अकाउंट बना है, क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड लिखा है। तो अब डेबिट किसको बोलेंगे, क्रेडिट किसको बोलेंगे? जो कि मैंने पहले बताया कि भैया डेबिट और क्रेडिट का स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, राइट। अब देखो, डेबिट मतलब क्या पता था? आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो मतलब क्या? सिंपल, अगर हम लोगों ने कोई सामान परचेस किया, परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान परचेस किया तो कैश गया,
आउटफ्लो ऑफ इंडियन रुपीज, पैसा गया, और इनफ्लो मतलब क्या, सेल, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं पैसा जा रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सर पैसा जा रहा है मतलब हम लोग कर रहे हैं इंपोर्ट, और पैसा आ रहा है मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट, राइट, सिंपल। इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने बोला था उसका हम लोगों ने अकाउंट बनाया। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस कब रहेगा, इक्वल कब रहेगा, जब डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, मतलब रिसिप्ट इक्वल टू पेमेंट, राइट। सरप्लस कब रहेगा, जब उसका पेमेंट ज्यादा है, मतलब इनकम ज्यादा है। इनकम का मतलब क्या, जब उसका डेबिट साइड कम है एज कंपेयर विद क्रेडिट, मतलब उसका रिसिप्ट ज्यादा है एज कंपेयर विद पेमेंट। और डेफिसिट मतलब लॉस कब रहेगा, जब डेबिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर विद क्रेडिट, मतलब रिसिप्ट कम है एज कंपेयर विद पेमेंट, राइट। उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट, या बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलग अलग टाइप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बताया जाता था, इसमें देखिए इट रेफर्स टू अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मतलब क्या, ऑफ विजिबल आइटम। विजिबल आइटम में गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बताया जाता है। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे करेंगे, कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया। आप लोगों को पता है कि इंडिया में एक्सपोर्ट ज्यादा होता है कि इंपोर्ट, इंपोर्ट बराबर। हम लोग चाइनीज से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, मतलब हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस कब है, जब हमारा एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट है, जो कि कभी नहीं रहता, राइट। सरप्लस कब है, सरप्लस मतलब फायदा कब है हमको, एक्सपोर्ट करने में कि इंपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में, राइट। अरे एक्सपोर्ट करने में फायदा है भैया, सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएंगी, बराबर है ना। प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, मैं यहां से कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो डॉलर्स मेरे पास आएंगे, डॉलर्स मेरे पास आएंगे तो मेरा करेंसी स्ट्रांग होगी, मतलब करेंसी एप्रिशिएट होगी। तो इसमें क्या होगा कि भैया एक्सपोर्ट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर विद इंपोर्ट, बराबर है, मतलब पॉजिटिव। और नेगेटिव मतलब क्या रहेगा कि जब हमारा एक्सपोर्ट कम है, जो हमेशा रहता है एज कंपेयर विद इंपोर्ट। और गवर्नमेंट जनरली सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट करने में हम लोगों को, भैया ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो ताकि फॉरेन करेंसी ऑटोमेटिकली आएंगे, तो हम लोगों को परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आके, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही थोड़ा एडिशनल है, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या है, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जैसा नहीं है, थोड़ा अलग है, ठीक है, सिंपल। अगर बाय वे ऑफ डेफिनेशन जाए तो क्या बोला है, इट रेफर्स टू एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, फिर वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो या यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन भी हो, उसको हम लोग किस में रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट में, राइट। तो इसमें क्या बोला, इट रेफर्स टू ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ रेसिडेंट कंट्री, मतलब एसेट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो किस में रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट क्या बोला है, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट और इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। फ्लो क्यों बोला है, फ्लो मतलब पता है ना, बहते रहने वाला, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बराबर है, जिसको हम लोग काउंट करेंगे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। और स्टॉक कंसेप्ट मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसा अकाउंटिंग ईयर 2021, इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो क्या रहेंगे, फ्लो। और बैलेंस शीट बनेगा 31 मार्च को, वो क्या रहेगा, स्टॉक। तो वही बोला है, फ्लो कंसेप्ट और स्टॉक कंसेप्ट। फिर इसके कंपोनेंट ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूनिलैटरल ट्रांसफर, इसके कंपोनेंट गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, एफडीआई, ठीक है, बैंक ट्रांजैक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर सिंपल शब्दों में बताया जाए ना तो देखो, हम लोगों ने देखा था इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, राइट, जो चार थे, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल। अब करंट अकाउंट मतलब क्या, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर का अकाउंट मतलब करंट अकाउंट। इन तीनों को मिलकर जो अकाउंट बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट मतलब क्या, सिंपल, कैपिटल का अकाउंट। जो कैपिटल में हम लोगों का क्या था, एसेट्स, बराबर है ना। अब करंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट में देखो, डेबिट में आया रिसिप्ट्स और क्रेडिट में आया पेमेंट, जैसा बैलेंस ऑफ पेमेंट का था, बराबर है। मतलब ये जो अकाउंट बनाना, ठीक है, ये जो अकाउंट बना, चलो समझ लो, क्रेडिट मतलब क्या, रिसिप्ट्स, और डेबिट मतलब पेमेंट। भैया एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा। कैपिटल में सेल करेंगे तो रिसिप्ट्स और
परचेस करेंगे तो पेमेंट। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ये दो अकाउंट आते हैं, समझो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ये दो अकाउंट आते हैं। ये चारों ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट के ट्रांजैक्शन में जिसके अंदर भी ये दो अकाउंट आया, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, और कैपिटल अकाउंट बोला ही है कौन सा ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑटोनॉमस आइटम और एकोमोडेशन आइटम। ऑटोनॉमस आइटम क्या बोला, इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन टेक प्लेस फॉर प्रॉफिट मोटिव। ऐसा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किया है जिसका मेन मोटिव है प्रॉफिट मोटिव। मतलब कि भैया मैंने सेल किया है बाहर के कंट्री को, तो मेरा मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस आइटम, बराबर है, ऑटोनॉमस आइटम। तो एकोमोडेशन क्या, इट रेफर्स टू दैट ट्रांजैक्शन व्हिच कवर द डेफिसिट एंड सरप्लस ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ या बहुत ज्यादा लॉस हुआ, तो उसको जो रिकवर करने के लिए जो ट्रांजैक्शन किया गया उसको हम लोग बोलेंगे एकोमोडेशन ट्रांजैक्शन। मतलब सिंपल, हम लोगों ने इनपुट ज्यादा अच्छा कि एक्सपोर्ट, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट। अब हम लोग जो चाइना के साथ करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एज कंपेयर विद एक्सपोर्ट, मतलब हमारा डेफिसिट आ रहा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हम लोगों को डेफिसिट रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट। तो वो जो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे वो आइटम्स को, उसको बोलेंगे एकोमोडेशन आइटम। वो आइटम किस लिए किया गया, ताकि हमारा लॉस रिकवर हो, राइट। नेक्स्ट क्या बोला, इट इज नोन एज अबाउट द लाइन आइटम और इट इज नोन एज बिलो द लाइन आइटम, ठीक है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ गाइस आज का टॉपिक आपको समझा और इसके साथ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की जर्नी यही पे समाप्त होता है। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बट नॉट लीस्ट, क्योंकि हम लोगों को इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसके साथ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सफर यही पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं फिर सम न्यू टॉपिक। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे एट होम, बाय बाय।